नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज तारीख है 12 सितंबर 2025 और हम बात करेंगे देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। हमारे पास हाल की रिपोर्ट्स हैं और कोशिश यही रहेगी कि सुर्खियों के पीछे के असल मायने समझें। जी हाँ, बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि जो सबसे ज़रूरी जानकारी है वो निकल कर आए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प खबर से। भारत और मॉरिशस के बीच एक अहम समझौता हुआ है। अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, मतलब रुपए और मॉरिशन रुपए में। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ये वाकई उतना बड़ा बदलाव है? मतलब ठीक है, डॉलर पर निर्भरता कम होगी, पर मॉरिशस जैसी आप कह सकती हैं छोटी इकोनॉमी के साथ रुपए में ट्रेड, क्या ये सच में डॉलर को चुनौती है या अभी के लिए बस एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक कदम ज्यादा है? सवाल तो वाजिब है। देखिए, इसको सिर्फ डॉलर को चुनौती के तौर पर देखना शायद पूरी बात ना हो। इसके कई पहलू हैं। हाँ, पहला और सीधा फायदा तो यही है कि करेंसी बदलने का जो झंझट और खर्चा है वो बचेगा। लेन देन सस्ता होगा, आसान होगा, तो जाहिर है दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। हाँ वो तो है। लेकिन इसका जो महत्व है ना, वो प्रतीकात्मक भी है और आप कह सकती हैं रणनीतिक भी। अच्छा। असल में ये दिखाता है कि भारत अब छोटे मगर अहम द्विपक्षीय समझौतों के जरिए एक वैकल्पिक ग्लोबल ट्रेड सिस्टम बनाने की सोच रहा है। हाँ। और ये उस ग्लोबल ट्रेंड का भी हिस्सा है जिसे डी-डॉलराइजेशन कहते हैं। मतलब दुनिया भर में कोशिश हो रही है डॉलर पर निर्भरता कम करने की। सही बात है। तो मॉरिशस भले ही छोटी अर्थव्यवस्था हो, लेकिन हिंद महासागर में भारत का एक अहम पार्टनर है जी। ये समझौता आर्थिक रिश्ते तो मजबूत करेगा ही, उस इलाके में भारत की आप कह सकती हैं वित्तीय स्वायत्ता और असर को भी दिखाता है। तो इसे सिर्फ डॉलर के सामने नहीं, बल्कि भारत की अपनी क्षेत्रीय रणनीति के नजरिए से देखना चाहिए। अच्छा, यानी ये सिर्फ पैसे बचाने का मामला नहीं, बल्कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ठीक है, अब देश के अंदर की एक खबर पर आते हैं। ये मजदूरों के कल्याण से जुड़ी है। कोल इंडिया ने कुछ मुआवजा राशि बढ़ाई है। हाँ, ये एक अहम घोषणा है। कोल इंडिया ने कहा है कि 17 सितंबर से वो जो मुआवजा राशि है, यानी एक्स ग्रेशिया पेमेंट, जो खदान दुर्घटना में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को मिलती है, हाँ? उसे 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया जाएगा। अच्छा, ये तो काफी बड़ा इजाफा है जी। और कोयला खनन जैसे उद्योग में जहां आप जानती हैं दुर्घटना का खतरा हमेशा रहता है, ये कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा और कंपनी की अपने लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी है वो भी दिखती है। लेकिन क्या इसका असर सिर्फ कोल इंडिया तक रहेगा, या आपको लगता है कि इससे दूसरे सरकारी या शायद प्राइवेट सेक्टर पर भी दबाव बनेगा कि भाई आप भी अपनी सुरक्षा मानक सुधारो, मुआवजा बढ़ाओ, खासकर जहां काम खतरनाक है? बिल्कुल, ऐसी उम्मीद तो की ही जा सकती है। जब कोल इंडिया जैसा बड़ा सरकारी उपक्रम ऐसा कदम उठाता है तो वो दूसरों के लिए एक मिसाल तो बनता ही है। और ये उद्योगों में सुरक्षा और मुआवजे के लेवल पर एक जरूरी बहस भी छेड़ता है। सवाल उठता है कि क्या हम अपने मजदूरों को, खासकर जो खतरनाक काम करते हैं, उनको काफी सुरक्षा दे पा रहे हैं? ये फैसला उस दिशा में एक अच्छा कदम है, पर हाँ, ये बड़े सुधारों की जरूरत को भी दिखाता है। सही बात है। सुरक्षा और कल्याण से अब कनेक्टिविटी की तरफ चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अच्छी खबर है। मिजोरम को अपनी पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन मिल रही है। अरे वाह! हाँ, ये मिजोरम के लिए तो ऐतिहासिक है। ये ट्रेन राज्य के सायरांग को दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से जोड़ेगी। अच्छा। और ये सिर्फ मिजोरम की पहली राजधानी नहीं है, बल्कि पिछले 6 सालों में भारतीय रेलवे की भी पहली नई राजधानी ट्रेन है। अच्छा। 6 साल में पहली। जी हाँ। और ये भी देखिए कि सायरांग तक रेल लाइन ले जाना ही अपने आप में एक बड़ी इंजीनियरिंग की बात है, क्योंकि वो पूरा पहाड़ी इलाका है। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह की कनेक्टिविटी का क्या मतलब है नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाके के लिए, जब हम राष्ट्रीय एकता या आर्थिक विकास की बात करते हैं? देखिए, इसका महत्व बहुत बहुत गहरा है। पहली बात तो सीधी सी है, लोगों के लिए आना जाना आसान होगा, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा। हाँ। इससे टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिल सकता है, जो नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी के लिए काफी जरूरी है। दूसरी बात, माल ढुलाई भी आसान होगी, व्यापार बढ़ेगा, वहां के प्रोडक्ट्स को बड़ा बाजार मिलेगा। और शायद सबसे अहम, इससे वो राष्ट्रीय एकता वाली भावना मजबूत होती है। जब दूर के इलाके राजधानी से देश के बाकी हिस्सों से बेहतर जुड़ते हैं तो एक अपनेपन का एहसास बढ़ता है। और ये सरकार की उस बड़ी पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत
बॉर्डर एरिया, खासकर नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये जोर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तक ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का भी एक बड़ा मल्टी स्टेट दौरा होने वाला है और दिल्ली में भी एक बड़े पैकेज की बात है। लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बहुत ज्यादा है आजकल। हाँ, ये ट्रेंड तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। प्रधानमंत्री 13 से 15 सितंबर के बीच 5 राज्यों का दौरा कर रहे हैं: मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार। 5 राज्य? जी। और इस दौरान करीब 71,850 करोड़ रुपए की अलग-अलग परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास होना है। इसमें कनेक्टिविटी है, एनर्जी है, हेल्थ है, कई चीजें हैं। बाप रे, काफी बड़ा अमाउंट है ये तो। हाँ, और साथ में 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। अच्छा। और इसी तरह दिल्ली में भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से जो सेवा पखवाड़ा शुरू होता है, जो अक्सर जन सेवा और विकास के कामों पर फोकस करता है, हाँ। उसके तहत 3,000 करोड़ से ज्यादा के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणा हुई है। इसमें सड़कें, ड्रेनेज, सीवेज, हेल्थ सेंटर सब शामिल हैं। और पंजाब का भी जिक्र था शायद लुधियाना में कुछ। हाँ, बिल्कुल। पंजाब में भी NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कई बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे लुधियाना का सदर्न बाईपास है, लुधियाना बठिंडा हाईवे है, लुधियाना रोपड़ ग्रीनफील्ड हाईवे है। मतलब काम चल रहा है। तो इन सब परियोजनाओं को अगर एक साथ देखें तो क्या तस्वीर बनती है? क्या ये सिर्फ आप कह सकती हैं चुनाव से पहले की घोषणाएं हैं या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? देखिए, घोषणाओं का टाइमिंग तो राजनीतिक हो सकता है, जाहिर है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स का जो स्केल है और जिस तरह ये अलग अलग राज्यों में फैले हैं, वो एक बड़ी रणनीति की तरफ इशारा करता है। इसमें पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों पर खास ध्यान है, जो विकास में ऐतिहासिक रूप से कुछ पीछे रहे हैं। साथ ही दिल्ली जैसे बड़े शहरों में शहरी जीवन की क्वालिटी सुधारने पर भी जोर है। तो ये दिखाता है कि सरकार इकोनॉमी को रफ्तार देने, रीजनल असमानता कम करने और लॉजिस्टिक्स सुधारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ा जरिया मान रही है। अच्छा। इसका असर रोजगार पर, व्यापार करने में आसानी पर और आखिर में आर्थिक विकास पर पड़ सकता है। पर हाँ, असली चुनौती तो इन प्रोजेक्ट्स को टाइम पर और असरदार तरीके से पूरा करने की होगी। बिल्कुल। और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन भी जरूरी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमाओं में अगर कोई भी बदलाव करना है तो उसके लिए न सिर्फ पब्लिक से पूछना ज़रूरी होगा, बल्कि इसमें नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जैसे जो कानूनी निकाय हैं, उनकी सहमति भी लेनी होगी। अच्छा, मतलब बिना पूछे और बिना इनकी सहमति के बाउंड्री नहीं बदल सकते? बिल्कुल। ये निर्देश साफ करता है कि जो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाके हैं, उनसे जुड़े फैसले मनमाने ढंग से नहीं हो सकते। इसमें पारदर्शिता चाहिए, लोगों की भागीदारी चाहिए और एक्सपर्ट्स की सलाह जरूरी है। तो ये जो बहस चलती है विकास बनाम संरक्षण की, उसके लिए इसका क्या मतलब है? ये फैसला उस बहस में एक जरूरी संतुलन बनाने की कोशिश है। ये कहता है कि हाँ, विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। और जब संरक्षण की बात हो तो फैसला लेने की प्रक्रिया में लोकल लोगों और एक्सपर्ट बॉडीज को शामिल करना बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि पर्यावरण के मामलों में एक सही प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस और जवाबदेही कितनी जरूरी है, और ये भी कि न्यायपालिका पर्यावरण बचाने में एक एक्टिव भूमिका निभा रही है। ठीक है, चलिए अब कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखते हैं। यूरोप से एक थोड़ी चिंता वाली खबर है। पोलैंड कह रहा है कि उसके एयर स्पेस में रूसी ड्रोन घुसे। हाँ, ये एक गंभीर घटना है। पोलिश और नाटो अधिकारियों का कहना है कि ये हाल के दिनों में रूसी ड्रोन्स द्वारा उनके हवाई क्षेत्र का सबसे बड़ा उल्लंघन है। सबसे बड़ा उल्लंघन? जी। और नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सैन्य गठबंधन है, वो इस पर सोच विचार कर रहा है कि क्या जवाब दिया जाए। किसी नेटो सदस्य देश के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन, खासकर अभी जो तनाव का माहौल है, उसमें ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? क्या इससे टेंशन और बढ़ सकती है? बिल्कुल, तनाव बढ़ने का खतरा तो है ही। ये घटना रूस और नेटो के बीच जो पहले से ही अविश्वास है, उसे और गहरा सकती है। इसे एक जानबूझकर उकसाने वाली कार्रवाई की तरह भी देखा जा सकता है। अब ये इस पर निर्भर करेगा कि नेटो कैसे रिएक्ट करता है और रूस का अगला कदम क्या होता है। इस तरह की घटनाओं से अनजाने में भी संघर्ष भड़क सकता है, इसलिए स्थिति पर बारीकी से नजर रखनी होगी।
और जो मौजूदा भू राजनीतिक संघर्ष है, खासकर यूक्रेन के आसपास जो तनाव है, उसके संदर्भ में तो ये और भी चिंताजनक हो जाता है। सही बात है। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, उनको एक मामले में काफी लंबी सजा हुई है। हाँ, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। ब्राजील की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को 2022 के चुनाव नतीजे पलटने की कोशिश करने और तख्ता पलट की साजिश में उनकी भूमिका के लिए 27 साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई है। 27 साल? जी। आपको याद होगा, चुनाव के बाद ब्राजील में काफी अशांति हुई थी, सरकारी इमारतों पर हमले भी हुए थे। हाँ, बिल्कुल। तो किसी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने की कोशिश के लिए इस तरह जवाबदेह ठहराना, ये ब्राजील के लोकतंत्र के लिए तो अहम है ही, दुनिया भर में भी लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए एक बड़ा संदेश है। ये वाकई एक बड़ा घटनाक्रम है। अब पड़ोसी देश नेपाल की बात करते हैं। वहाँ कुछ समय से हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। हाँ, नेपाल में सरकार ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया था। उसके बाद से वहाँ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अच्छा। इन प्रदर्शनों में झड़पें भी हुई हैं, कुछ मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए हैं और अब एक नई अंतरिम सरकार बनाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। ये दिखाता है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया पर बैन लगाना कितना मुश्किल और विस्फोटक हो सकता है। ये तो वही बात हो गई, सरकारी नियंत्रण बनाम अभिव्यक्ति की आजादी वाला मामला। बिल्कुल। सरकारें अक्सर सुरक्षा का या फेक न्यूज का हवाला देकर कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं और नागरिक इसे अपनी बात कहने की आजादी और जानकारी पाने के अधिकार का हनन मानते हैं। सोशल मीडिया अब सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं रहा, ये राजनीतिक गोलबंदी और जानकारी फैलाने का भी एक ताकतवर माध्यम बन गया है। नेपाल का मामला दिखाता है कि कैसे इस पर बैन लगाने से नागरिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। ये दुनिया भर की सरकारों के लिए एक सबक है कि डिजिटल युग में ये संतुलन बनाना कितना मुश्किल काम है। और आखिर में मिडल ईस्ट से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान आया है जिसने फिर से एक विवाद खड़ा कर दिया है। जी, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कथित तौर पर कहा है कि कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। हाँ, और ये बयान वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों को और बढ़ाने की योजनाओं के संदर्भ में आया है। इस बयान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई है, क्योंकि ये दशकों से चले आ रहे इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के हल के लिए जो एक मुख्य ढांचा माना जाता है, उसको सीधी चुनौती देता है। आप उस 2 राज्य समाधान वाले ढांचे की बात कर रही हैं? हाँ, तथा कथित 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी 2 राज्य समाधान, जिसका मतलब है इजराइल के साथ साथ एक आजाद संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य बनाना। दशकों से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इसी आइडिया के इर्द गिर्द घूमती रही है, भले ही इसे लागू करने में बहुत मुश्किलें रही हों। सही है। नेतन्याहू का ये बयान इस समाधान की संभावना को लगभग खारिज करता हुआ दिखता है। इससे न सिर्फ शांति प्रक्रिया की उम्मीदों को झटका लगता है, बल्कि ये उस क्षेत्र में अस्थिरता को और बढ़ा सकता है और इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर भी असर डाल सकता है। ये बयान भविष्य की डिप्लोमेसी और शांति की संभावनाओं पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो आज की इन तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को अगर समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं? हमने देखा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त फोकस है, मजदूरों के कल्याण और पर्यावरण नियमों पर अदालती सक्रियता भी दिखी। हाँ। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो पुराने जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे रूस, नाटो, इजराइल, फिलिस्तीन वो फिर से गर्माते दिख रहे हैं और ब्राजील, नेपाल जैसे मामलों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर दबाव भी साफ नजर आया। बिल्कुल। आज की चर्चा से जो एक बड़ी तस्वीर उभर रही है वो ये है कि दुनिया एक मल्टी लेवल बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ भारत जैसे देश अपनी अंदरूनी ताकत, कनेक्टिविटी, आर्थिक बुनियाद को मजबूत करने पर भारी पैसा लगा रहे हैं। ये एक राष्ट्रीय विकास का एजेंडा है। दूसरी तरफ ग्लोबल स्टेज पर अनिश्चितता बढ़ रही है, टकराव बढ़ रहा है, चाहे वो देशों के बीच का सैन्य तनाव हो या देशों के अंदर ही लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों पर दबाव हो। सही कहा। और गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों लेवल, राष्ट्रीय विकास और वैश्विक अस्थिरता, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी देश की अंदरूनी मजबूती उसकी बाहरी चुनौतियों से निपटने की क्षमता पर असर डालती है और वैश्विक घटनाएं राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करती हैं। आज की खबरें इसी कॉम्प्लेक्स जुड़ाव को दिखाती हैं, जहां गवर्नेंस, सुरक्षा, इकोनॉमी, पर्यावरण और व्यक्तिगत अधिकार लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं और एक संतुलन ढूंढ रहे हैं। इस गहन विश्लेषण को अब यहीं विराम देते हैं।
आज की चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में रह गया है, जिस पर शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं। हमने देखा कि भारत में अंदरूनी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर कनेक्टिविटी पर बहुत जोर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और लोकतांत्रिक चुनौतियां बढ़ रही हैं। तो ऐसे में भविष्य में वो कौन से मुद्दे या क्षेत्र हो सकते हैं जहां भारत के राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य सीधे तौर पर वैश्विक रणनीतिक बदलावों या तनावों से टकरा सकते हैं? अच्छा सवाल है। जैसे क्या ग्लोबल सप्लाई चेन में जो बदलाव आ रहे हैं वो भारत के मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्यों पर असर डालेंगे, या क्या क्षेत्रीय अस्थिरता भारत की एनर्जी सिक्योरिटी या व्यापार के रास्तों के लिए नई चुनौतियां खड़ी करेगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद आने वाले वक्त में सामने आएंगे। इस विचार के साथ आज के विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।